ओके। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में। एंड स्पेशली ये जो आपका वीडियो है वो किस चीज़ पे हम बना रहे हैं, तो स्पेशली इट्स फॉर द नॉर्सेट 11। ओके, इसमें ये पहला वीडियो है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का। तो हम इसके अंदर देखेंगे बच्चे की हर एक चीज़ों के बारे में कि चाइल्ड के रिलेटेड सब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, नॉर्मली बेस कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि उसका जो है हाइट कितना होता है, लेंथ कितना होता है, वेट कितना होता है, उसका हम हाइट सरकमफेरेंस मेज़र करना सीखेंगे। ठीक है, उसकी हाइट कब बढ़ती है, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। एवन उसके साथ भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप जैसे जुड़े रहेंगे, यू हैव नोइंग फॉर दैट कि क्या हम पढ़ रहे हैं, कैसे हम पढ़ रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रैकिंग स्ट्रेटजीज ऑफ द नॉर्सेट 11। सो ज्वाइन टू अस। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस लगता है इसके रिलेटेड में, सब्जेक्ट्स के रिलेटेड में, यू कैन फ्रिक्वेंटली आस्क इन टू द कॉमेंट सेशन। ओके, आफ्टर सीइंग द सेशन यू कैन ऐड द लाइक बटन। ओके, सो लेट अस वी कैन स्टार्ट द चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर हम पहला क्या देखने वाले हैं, सी एक क्वेश्चन है कि 6 years। ओके, क्या बोला है कि 6 years ओके 6 hours ऑफ एज। ठीक है, बच्चे का जो पैदा हुआ है बच्चा, उसका कितना आवर्स हुआ है, तो 6 hours ऑफ एज हुआ है यहाँ पे। और नियोनेट्स ओरल कैविटी इज़ फिल्ड विथ म्यूकस। उसकी जो ओरल कैविटी है बच्चे की, वो किससे फील्ड है, तो म्यूकस से फील्ड है। और इसी वजह से जो बच्चा है वो हमें कैसा दिख रहा है, साइनोसिस। इट मीन्स व्हाट, साइनोसिस का मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ टिश्यू। ठीक है, क्या होता है, तो ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ टिश्यू। मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हो कि वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, डेवलप्स दैट, हाँ, ब्लड सप्लाई के साथ ऑक्सीजन भी कम पहुँच रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। क्योंकि एक हम नाक से भी ऑक्सीजन लेते हैं, दूसरा हम माउथ से भी थोड़ा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एसेसरी ऑर्गन्स के तौर पे। तो डेवलप्स व्हाट शुड द नर्सिंग ऑफिसर डू फर्स्ट। एक बच्चा है, पैदा हुआ 6 घंटे के जस्ट बाद में उसका ओरल कैविटी आप पाते हो कि वो पूरा म्यूकस से फिल्ड है। बच्चा धीरे धीरे आपको ब्लूइश पड़ता हुआ नजर आ रहा है, साइनोसिस दिख रहा है। तब सबसे पहले क्या करोगे, उसके अंदर आप सक्शन करने वाले हो, आप ऑक्सीजन देंगे बच्चे को, आप ईटी ट्यूब इंसर्शन कर रहे हो, या फिर आप सिस्ट ट्रैकोड करके छोड़ रहे हो। क्या करेंगे सोचो, यस क्या करेंगे हम, सबसे पहले बच्चे का सक्शन करेंगे। सक्शन कैसे करेंगे, तो हम सक्शन करेंगे माउथ से नोज़। ठीक है, हमेशा याद रखो एम के बाद एन आता है, तो माउथ पहले हम सक्शन करेंगे और बल्ब सिरिंज से, यस, पहले उसको जो है हम दबाएंगे बल्ब सिरिंज को, फिर उसके अंदर रखेंगे, नेगेटिव प्रेशर देंगे और जो सिक्रीशन है बाहर आ जाएगा। माउथ को क्लीन करेंगे, फिर हम नोज़ को जो है क्लीन करेंगे। ऐसा भी पूछा जाता है कि क्यों आप पहले नोज़ को क्लीन नहीं करते, क्योंकि जब आप पहले नोज़ की ओर जाते हो तो स्नीजिंग रिफ्लेक्स आ सकता है ना, तो उसको आप अवॉइड करने के लिए आप पहले क्या करोगे, तो माउथ को करोगे सक्शन, फिर नोज़ को करोगे। सबसे पहले सक्शन करेंगे, ऑक्सीजन उसके बाद की बात है। ये सब कुछ के बाद भी बेबी ठीक नहीं हो रहा है, साइनोसिस रिकवर नहीं हो रहा है, तो आप ईटी इंसर्शन में जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर कौन सा सही रहने वाला है, यस ऑब्वियसली क्या रहेगा, सक्शन, ऑप्शन नंबर ए। तो हम चेक करें आंसर को, सी, इट्स आंसर ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। चलो वेल, आगे बढ़ता है। थोड़ा सा थ्योरी भी मैंने इसके अंदर इन्वॉल्व किया हुआ है। क्या बोला है कि भाई एयरवे है, ठीक है, एयरवे है तो इफ विजिबल सिक्रीशन आपको पाया जाता है एयरवे के अंदर, ये भी एक एयरवे ही है। ठीक है, यहाँ से ही फायरिंग्स और सब जो है लायरिंग सब गुजरता है। तो इफ विजिबल सिक्रीशन सक्शन करेंगे हम, कैसे सक्शन करेंगे, सीक्वेंस क्या है, माउथ से करेंगे पहले, फिर हम क्या करेंगे, तो नोज से करेंगे। ज़रूरत है तो ऑक्सीजन उसको हम देंगे। ठीक है, चलो, द नॉर्मल रेस्पिरेशन ऑफ अ न्यूबॉर्न। बच्चे का जो रेस्पिरेशन है वो एकदम अच्छा है, रेस्पिरेशन नॉर्मल है। इमीडिएटली आफ्टर बर्थ इज़ कैरेक्टराइज्ड एज। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको दिखा रहा है कि बच्चे का रेस्पिरेशन नॉर्मल है तुरंत जन्म के बाद। ऑप्शन ए सैलो एंड इरेगुलर विथ शॉर्ट पीरियड्स ऑफ एपनिया,
सैलो है रेस्पिरेशन, इरेगुलर रेस्पिरेशन है शॉर्ट पीरियड्स के लिए, उसको एपनिया भी पाया जाता है। आपको पता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एपनिया? हाँ सॉरी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एपनिया? यू नोइंग फॉर दैट एपनिया का मीनिंग क्या होता है? सी, तो एपनिया का मीनिंग होता है एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, है ना। एपनिया का मीनिंग क्या पाया जाता है? तो हम बात करें एपनिया, इट मीन्स एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग। अगर हम यूँ बोलना चाहें कि बच्चे का रेस्पिरेशन या किसी भी एक का रेस्पिरेशन एकदम नॉर्मल चल रहा है, तो नॉर्मल रेस्पिरेशन क्या आप ये टर्म यूज़ कर सकते हो? यूपनिया। कौन सी टर्म यूज़ कर सकते हो? तो यूपनिया, इट मीन्स नॉर्मल रेस्पिरेशन। ठीक है, फिर लास्टिंग नॉट लॉन्गर देन 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स भी नहीं हो रहा, ऐसा हो रहा है 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट है, और इसका रेस्पिरेशन रेट कितना चल रहा है? तो 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट। ऑप्शन बी कह रहा है कि उसका जो ब्रीथ है वो 20 to 40 ब्रीथ पर मिनट चल रहा है। एब्डोमिनल ब्रीदिंग विद एक्टिव यूज़ ऑफ इंटरकोस्टल्स मसल्स, मतलब को वो एब्डोमिन का भी यूज़ कर रहा है और इंटरकोस्टल मसल्स का भी यूज़ कर रहा है, तो वो नॉर्मल है। 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट विथ एपनिया लास्टिंग मोर देन 20 सेकेंड, और एब्डोमिनल ब्रीथ का भी यूज़ कर रहा है, तो वो नॉर्मल है। या फिर 30 to 50 ब्रीथ पर मिनट एक्टिव यूज़ ऑफ एब्डोमिनल एंड इंटरकोस्टल मसल्स, या 30 to 50 ब्रीथ पर मिनट है और वो एब्डोमिनल और इंटरकोस्टल मसल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल है। तो नॉर्मली ऐसा बोलता है कि भाई रेट जो होता है वो 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट पाया जाता है। रेट जो रहता है वो थोड़ा सैलो, पैटर्न्स जो रहती है वो इरेगुलर रहती है, और बच्चा क्योंकि वो अपनी मदर के वुम से जस्ट बाहर आया है, फिर आप बच्चे को बाहर ला के तुरंत से ऐसे स्लैप करते हो बराबर, और फिर वो रोना चालू करता है, तो यहीं से उसका जो है आउटर एक्सटर्नल ब्रीदिंग की लंग्स जो है वो ब्रीदिंग्स की शुरुआत करता है, माँ से वो अलग होता है, ठीक है ना। इन सब के बाद वो शुरुआत करता है, तो वो उसमें एब्डोमिनल मसल्स का यूज़ कर सकता है थोड़े टाइम के लिए, पर मोर देन 20 सेकेंड्स नहीं हो सकता है। तो देखो सारी चीज़ें ऑप्शन ए के अंदर पाई जाती है। इसके रिलेटेड भी हम थ्योरी की चर्चा कर रहे हैं, पर अभी आप ये समझो कि सैलो होगा, इरेगुलर होगा, शॉर्ट पीरियड्स ऑफ एपनिया पाया जाएगा। और एपनिया जो है वो कितना, तो कोई मोर देन 20 सेकेंड्स तो बिल्कुल नहीं पाया जाएगा, वरना वो जो है हमारी कंडीशन के अंदर एबनॉर्मल हो जाता, एंड 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट आएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही पाया जा रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे हमारा सही आंसर है। चलो सही है कि नहीं चेक करते हैं। ठीक है, एकदम करेक्ट है। चलो थ्योरी देखो, न्यूबॉर्न जो है उसका रेस्पिरेशन इनिशिएट हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है कब से? तो उसका रेस्पिरेशन स्टार्ट होता है विथ 20 सेकेंड्स के अंदर। अगर 20 सेकेंड्स के अंदर नहीं हुआ तो हम बोलेंगे बच्चा बर्थ एस्फिक्सिया से सफ़र कर रहा है। फिर अगर रेस्पिरेशन 20 सेकेंड्स के अंदर शुरू नहीं हुआ, मतलब कि एपनिया हो रहा है, 20 सेकेंड से ज़्यादा उसका ब्रीथ नहीं ले पा रहा है, उसको बोलेंगे सेकेंडरी एपनिया, पैथोलॉजिकल एपनिया। प्राइमरी एपनिया जो है वो लेस देन 20 सेकेंड्स तक होता है, वो नॉर्मल है। प्राइमरी एपनिया जो लेस देन 20 सेकेंड्स तक होता है वो नॉर्मल है। अगर 20 सेकेंड्स से ज़्यादा एपनिया बच्चे में रहता है तो उसको सेकेंडरी एपनिया या फिर पैथोलॉजिकल एपनिया बोल सकते हैं। दूसरा, बच्चा एब्डोमिनल मसल्स का यूज़ कर सकता है, नॉर्मल है। सैलो ब्रीथ करेगा, उसकी वजह से उसका टाइडल वॉल्यूम जो है वो भी डिक्रीज़ देखने को मिलेगा, इरेगुलर ब्रीदिंग भी देखने को मिलेगी। तो बच्चे के अंदर हमको देखने को मिलता है ब्रीदिंग पैटर्न के लिए जस्ट वो पैदा होता है तब IAS मतलब कि उसका जो रेस्पिरेशन है वो इरेगुलर होता है। ए का मतलब है वो एब्डोमिनल मसल्स का यूज़ कर सकता है, और एस का मतलब है कि वो उसका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो सैलो रहेगा। एपनिया जो है वो लेस देन 20 सेकेंड्स तक है, तो वो नॉर्मल है। तो आप क्या याद रखोगे? IS लेस देन A लेस देन 20, IS A लेस देन 20, और रेट कितना रहेगा? 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट। आई होप कि आपका ब्रीदिंग के रिलेटेड बच्चे में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू IMNCI, अभी IMNCI के अकॉर्डिंग हम थोड़े से क्राइटेरिया को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू IMNCI का फुल फॉर्म कभी कभी पूछा जाता है, इंटरग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, डेफिनेशन ऑफ टैकिपनिया इन चाइल्ड। उसके अनुसार बच्चे में टैकिपनिया होना किसको बोलते हैं? तो अगर 0 से 2 महीने का बच्चा है और उसके अंदर 59 ब्रीथ पर मिनट से ज़्यादा रेस्पिरेशन पाया जाता है तो टैकिपनिया है।
2 to 12 मंथ्स का बच्चा है उसके अंदर ग्रेटर देन 50 ब्रीथ पर मिनट पाया जाता है तो टैकिपनिया है, या फिर 1 ईयर से ज़्यादा का बच्चा है और उसके अंदर 40 ब्रीथ पर मिनट से ज़्यादा रेस्पिरेशन रेट पाया जाता है तो वहाँ पे टैकिपनिया पाया जाता है। तो 0 से 2 मंथ का बच्चा उसका 30 to 59 ब्रीथ पर मिनट रेस्पिरेशन नॉर्मल होता है। 2 से 12 मंथ्स का बच्चा जिसमें 30 to 49 ब्रीथ पर मिनट रेस्पिरेशन नॉर्मल होता है। 1 साल से ज़्यादा का बच्चा जिसके अंदर 30 to 39 ब्रीथ पर मिनट रेस्पिरेशन नॉर्मल होता है। फीवर प्लस टैकिपनिया जो है, टैकिपनिया मीन्स फास्ट ब्रीदिंग, तो फीवर प्लस टैकिपनिया इट मीन्स 2 क्लासिकल फीचर्स है ये जब बच्चे में क्या हो, न्यूमोनिया। तो याद रखना फीवर हो एंड टैकिपनिया हो, ये दोनों क्लासिकल फीचर्स है न्यूमोनिया के। अभी आरडीएस के बारे में थोड़ा सा बताया और ये पहले हम देखेंगे ईस्ट साइड के बारे में जो बताया हमें नॉर्मली रेस्पिरेशन क्या होता है। नॉर्मल रेस्पिरेशन को हम सिंक्रोनियस ब्रीदिंग या फिर बैलेंस रेस्पिरेशन बोलते हैं। ओके, तो रेस्पिरेशन का मतलब उसमें होता क्या है, इंस्पिरेशन जिसमें हम सांस भरते हैं और एक्सपिरेशन जिसमें हम सांस को छोड़ते हैं। इंस्पिरेशन जब हम करेंगे तो क्या होता है, हमारा चेस्ट लेवल और हमारा एब्डोमिनल लेवल ये आउटवर्ड आता है। क्या आता है, आउटवर्ड आता है कि उसके अंदर ऑक्सीजन भर रहे हैं। एक्सपिरेशन जब हम करते हैं तो हमारा चेस्ट और एब्डोमेन जो है वो इनवर्ड जाता है। अभी हम देखेंगे आरडीएस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है उसके अंदर रेस्पिरेशन नॉर्मल नहीं होता है। तो क्या होता है, सीसो पैटर्न का रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। तो होता क्या है, तो उसके अंदर जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो चेस्ट तो आउटवर्ड आता है पर एब्डोमेन जो है वो इनवर्ड जाता है, और जब हम एक्सपिरेशन करते हैं उस टाइम चेस्ट तो जो है वो इनवर्ड जाता है पर एब्डोमेन जो है वो आउटवर्ड आता है। मतलब जो पैटर्न है वो कुछ इस प्रकार की पाई जाएगी जैसे कि समुद्र की लहरें, क्योंकि चेस्ट और एब्डोमिनल का यहाँ पे अपोजिट मूवमेंट पाया जाता है, उसी को सीसो रेस्पिरेशन बोलते हैं जो एबनॉर्मल ब्रीदिंग है। ठीक है, देखो अपोजिट मूवमेंट ऑफ चेस्ट एंड एब्डोमेन ड्यूरिंग दी रेस्पिरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स असेसेस द वाइटल साइन ऑफ अ 12 मंथ्स ओल्ड इन्फेंट। ठीक है, मतलब कि 1 ईयर का बेबी है, उसको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। द रेस्पिरेटरी रेट इज़ 35 ब्रीथ पर मिनट, दैट इज़ द नॉर्मल। बिकॉज कितना हम बोलते हैं कितना नॉर्मल होगा, 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट। तो ये तो यहाँ पे ओके है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फाइंडिंग्स विच एक्शन इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट, यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन क्या है, नोटिफाई करेंगे फिजिशियन को। ऑक्सीजन देने की ज़रूरत है। रेस्पिरेटरी रेट को फिर से 15 मिनट्स के बाद चेक करोगे, या ओके है तो आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्स करोगे। ओके है तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट हो रहा है। वेरी नाइस। अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा जो है वो न्यूबॉर्न के अंदर टेम्परेचर के रिलेटेड, किसके रिलेटेड, टेम्परेचर के रिलेटेड। देखो पहली शुरुआत हम जो है वो यहाँ से कर रहे हैं कि भाई न्यूबॉर्न जो है उसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, सी सो न्यूबॉर्न जो है वो स्पेशली हम LBW की बात करें, जो बच्चा का लो बर्थ वेट बेबी होता है या फिर जो बच्चा प्रीटर्म होता है, मतलब कि जो 37 वीक से पहले पैदा हुआ होगा वो, उसमें मोर चांसेस रहता है हाइपोथर्मिया का। उसका जो टेम्परेचर है वो लो रहेगा, वो टेम्परेचर जल्दी से गेन नहीं कर पाएगा इज इक्वल टू द टर्म बेबी उस। और हाइपोथर्मिया छोटे बच्चे के अंदर साइलेंट किलर डिजीज़ भी बोला जाता है। ठीक है, उसके अंदर होता क्या है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि प्रीटर्म बेबी के अंदर या फिर LBW के अंदर जो हमारा टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर है हाइपोथैलेमस वो इमैच्योर रहता है, उसकी वजह से होता है। और इस बच्चे के अंदर एज़ कम्पेयर टू द टर्म बेबी ब्राउन एडिपोज टिश्यू जो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं वो भी जो है वो लेस मात्रा में पाए जाते हैं, इसकी वजह से भी ये हो सकता है। दूसरा क्या बोला हम देखते हैं, सी तो एडिपोज टिश्यू जो होते हैं वो डिक्रीज़ होते हैं और उसी की वजह, और एडिपोज टिश्यू करवाते क्या है, तो नॉन सिवरिंग मैकेनिज़्म को वो रेगुलेट करवाता है। वो नहीं है तो सिवरिंग मैकेनिज़्म रेगुलेट नहीं होगी और बच्चे में सिवरिंग भी पाया जाएगा जो बच्चा LBW या प्रीटर्म होगा। अभी जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू होते हैं वो शरीर में हर जगह पाए जाते हैं सिवाय ब्रेन एंड GIT के, हर जगह वो जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
अभी हम देखते हैं कि एडल्ट के अंदर क्या होता है। तो एडल्ट के अंदर हाइपोथैलेमस मैच्योर होता है, हीट रेगुलेशन सेंटर उसका मैच्योर होता है क्योंकि हाइपोथैलेमस मैच्योर है, और ब्राउन एडिपोज टिश्यू भी बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। तो ये कंडीशन हमारे अंदर जो है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है, इवन टर्म बेबी के अंदर भी कम देखने को मिलती है। अभी कौन सा हम देखेंगे कि माइल्ड हाइपोथर्मिया क्या है, मॉडरेट हाइपोथर्मिया किसको बोलेंगे, सीवियर हाइपोथर्मिया किसको बोलेंगे। अगर हमें टेम्परेचर 36.5 डिग्री से 36 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है, इट मीन्स माइल्ड हाइपोथर्मिया है, उसको हम कोल्ड स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। अगर टेम्परेचर 36 से 32 डिग्री सेल्सियस है तो उसको हम मॉडरेट हाइपोथर्मिया बोलेंगे, और अगर टेम्परेचर लेस देन 32 डिग्री सेल्सियस है उसको हम सीवियर हाइपोथर्मिया, और उसका जो प्रोग्नोसिस है, ठीक होने के चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं, मतलब पुअर प्रोग्नोसिस इसके अंदर पाया जाता है। क्लियर। 36.5 to 36 डिग्री सेल्सियस माइल्ड हाइपोथर्मिया, 36 से 32 डिग्री सेल्सियस मॉडरेट हाइपोथर्मिया, एंड लेस देन 32 डिग्री सीवियर हाइपोथर्मिया। चलो गुड। अभी है वेज ऑफ हीट लॉस। हीट लॉस जो है वो किस किस तरीके से होता है, ये सिर्फ पीडिया का क्वेश्चन नहीं है, यही चीज़ हमें FO एंड में भी काम में आने वाली है। तो सी कंसंट्रेशन ओवर हियर। वेज ऑफ हीट लॉस जो है वो 4 तरीके से होता है, रेडिएशन, इवापोरेशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। हर एक का मैकेनिज्म अलग है, हर एक के अंदर हीट लॉस जो है वो अलग अलग परसेंटेज में पाया जाता है। तो ये याद रखना ज़रूर, सबसे ज़्यादा हीट लॉस होता है रेडिएशन के अंदर 60%, फिर होता है इवापोरेशन के अंदर 22%, कन्वेक्शन के अंदर 15% एंड कंडक्शन के अंदर सिर्फ 3% है। ठीक है। रेडिएशन के थ्रू जब हीट लॉस होता है तो रेस की मदद से वो हीट लॉस होता है, आयोनाइजिंग रेज और सब की मदद से जो हीट लॉस होता है उसको हम रेडिएशन की वजह से बोलेंगे। इवापोरेशन जो 22% हीट लॉस करवाता है, उसका मतलब जब बेबी वेट है उसको आपने ड्राई नहीं किया है, ठीक है, तब ये जो है इवापोरेशन प्रोसेस चालू होता है। तो आप उसके मैनेजमेंट के लिए क्या करोगे, वार्म ब्लैंकेट में बेबी को आप रैप करके रखोगे, कवर करके रखोगे, तो ये नहीं होगा। कन्वेक्शन जो है वो 15% हीट लॉस करवाता है, सर्कुलेटरी एयर से होता सर्कुलेटरी एयर से होता है, मतलब कि फ़ैन की मदद से जो है वो पाया जाता है। तो आपको क्या करना है मैनेजमेंट के लिए, फ़ैन को आप बंद कर दो, ये आपका जो मैनेजमेंट हो जाएगा। कंडक्शन जो है वो 3% पाया जाता है, इट मीन्स व्हाट कि कोल्ड ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, डी कंडक्शन में डी आता है, डी फॉर द डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से कंडक्शन जो है वो हमको देखने को मिलता है। चलो गुड। प्रिवेंशन कैसे हम करवाएंगे, तो कंडक्शन का प्रिवेंशन है ना, यस, कंडक्शन का प्रिवेंशन कैसे होगा, तो पैडेड सरफेस से उसका कांटेक्ट करवाओ डायरेक्ट, वार्म सरफेस से उसका डायरेक्ट कांटेक्ट करवाओ तो कंडक्शन रुक पाएगा। मैनेजमेंट क्या है कॉमनली हाइपोथर्मिया का, तो रेडिएंट वार्मर का हम यूज़ करते हैं, हम बच्चे को इंक्यूबेटर में रख सकते हैं, इवन हम बच्चे को मीरा क्रैडर के अंदर भी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, द नर्स असिस्टेड विथ द बर्थ ऑफ अ न्यू बॉर्न। नर्स जो है, जब बच्चा न्यूबॉर्न पैदा हो रहा है उसके अंदर वो असिस्ट कर रही है, डिलीवरी असिस्ट कर रही है। विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग हीट लॉस बाय इवापोरेशन। आपने अभी देखा कि भी इवापोरेशन के थ्रू कितना हीट लॉस होता था, 22%। चलो गुड। तो कैसे आप रोकोगे, वार्मिंग द क्रीप पैड, क्लोजिंग द डोर्स टू द रूम, ड्राइंग द इन्फेंट विथ अ वार्म ब्लैंकेट, या टर्निंग ऑन दी ओवरहेड रेडिएंट वार्मर। रेडिएंट वार्मर किसके अंदर देखा था, कंडक्शन के अंदर। चलो, क्रिप पैड को गर्म करके रखेंगे तो वो भी तो आप जब बच्चे को अंदर रखोगे तो वो भी तो कंडक्शन है। रूम और डोर को बंद कर रहे हो, मतलब वो थोड़ा सा आप कन्वेक्शन देख सकते हो, सर्कुलेटरी एयर। तो क्या आंसर रहेगा, ड्राइंग द इन्फेंट विथ वार्म ब्लैंकेट, वो क्या रहेगा आपका, वार्म ब्लैंकेट किसके अंदर आ सकता है, यस, इवापोरेशन रोकने के लिए जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा जो है वो आप लाएंगे उसका बॉडी कोल्ड होगा, आप उसको ड्राई नहीं कर रहे हो, तो इवापोरेशन से जो है वो हो सकता है। तो आप क्या करोगे, बेबी को वार्म ब्लैंकेट से ड्राई करके इवापोरेशन को रोक सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। चेक करते हैं, यस, ऑब्वियसली 3 हमारा करेक्ट है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरेंट ऑफ अ न्यूबॉर्न कॉल्स द क्लिनिक। न्यूबॉर्न के जो पेरेंट्स, माता पिता, उसको क्लिनिक में बुलाया जा रहा है। रिपोर्ट्स दैट व्हेन क्लीनिंग द अम्बिलिकल कोड जो वो क्लीन करते हैं, इट वाज नोटेड दैट द कोड वाज मोइस्ट, कि कोड जो है वो थोड़ी सी मोइस्ट है, एंड दैट डिस्चार्ज वाज प्रेजेंट है, उसमें से कुछ डिस्चार्ज निकलता हुआ भी पाया जाता है।
व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंस्ट्रक्शन फॉर दिस पेरेंट। आप इसमें पेरेंट्स को कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशंस जो है वो आप बताओगे, कौन सा इंस्ट्रक्शन दोगे। ब्रिंग द इन्फेंट टू द क्लिनिक, कि जब बच्चे को ऐसा हो उसकी कोड मोइस्ट एंड उसमें से कुछ डिस्चार्ज निकलता पाया जाए, आप क्लिनिक लेके आओगे। दिस इज़ अ नॉर्मल अकरेंस एंड नो फर्दर एक्शन इज नीडेड। ये नॉर्मल है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इंक्रीज द नंबर ऑफ टाइम्स दैट द कोड इज़ क्लीनड पर डे, आप बोलोगे बार बार आपको कोड को क्लीन करना है डे में। मॉनिटर द कोड फॉर अनदर 24 to 48 आवर्स, आप बोलोगे कि अगले 24 से 48 घंटे तक फिर से आप कोड को देखो ऐसा हो रहा है। एंड कॉल द क्लिनिक इफ़ द डिस्चार्ज कंटिन्यूज, और अगर ऐसा कंटिन्यू रहता है तो आप उसको क्लिनिक लेके आओ। डिस्चार्ज कंटिन्यू रहता है तो क्लिनिक लेके आओ। क्या लगता है क्या सही होगा इसमें, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। यस, कि आप बोलोगे कि ब्रिंग द इन्फेंट टू द क्लिनिक इमीडिएटली, बिकॉज ये बिल्कुल सही बात नहीं है कि बच्चे को इस तरीके की चीज़ें पाई जाए। ठीक है, कि वो कोड मॉइस्ट नहीं रह सकती। दूसरा, उसमें से कोई भी डिस्चार्ज निकलेगा मतलब है कि वहाँ पे इन्फेक्शन प्रेजेंट है। और अम्बिलिकल कोड में जब कोई भी इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है, इन्फेक्शन का मेनली क्लासिकल साइन क्या होता है, तो फीवर, इन्फ्लामेशन। ठीक है, फीवर पहला है और इन्फ्लामेशन भी पाया जाता है। और अम्बिलिकल कोड में जब कोई इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन पाया जाए तो उसको क्या बोलता है, फ्यूनाइटिस। क्या बोलता है, फ्यूनाइटिस। ठीक है, क्योंकि फन्निस ये अम्बिलिकल कोड का एक दूसरा नाम है ना। तो चलो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या बताया कि इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द अम्बिलिकल कोड, जिसको हम फ्यूनाइटिस बोल सकते हैं। अम्बिलिकल कोड का केयर कैसे करेंगे, एकदम स्टेराइल केयर करेंगे। अनस्टेराइल केयर अगर आपने किया तो क्या हो सकता है, टिटानस, नियोनेटोरम हो सकता है, जिसको हम 8D डिजीज़ भी बोलते हैं। उसके मैनेजमेंट के लिए हमें क्या करना है, 5C टेक्निक। रिसेंटली उसको 6C टेक्निक बोलते हैं, उसमें एक 1C ऐड हुआ है, मदर्स के क्लोज। ठीक है, टिटानस, नियोनेटोरम, सेप्सिस प्लस फीचर्स ऑफ टिटानस जो है यहाँ पे पाए जाएंगे, इसको बोलते हैं टिटानस नियोनेटोरम। 5C टेक्निक्स के अंदर क्या क्या होता है, तो क्लीन हैंड, क्लीन सरफेस, क्लीन ब्लेड यूज़ करेंगे कोड को कट करने के लिए, क्लीन कोड टाई करेंगे एंड क्लीन कोड स्टम्प। क्लियर है, क्लीन हैंड, क्लीन सरफेस, क्लीन ब्लेड और क्लीन कोड टाई एंड क्लीन कोड स्टम्प। 6 पूछे तो एक कौन सा ऐड हुआ है, मदर का क्लोज भी जो है वो क्लीन होना चाहिए। चलो नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नर्स इन अ नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, निको NICU के अंदर नर्स काम कर रही है, रिसीव्स अ टेलीफोन कॉल, उसके ऊपर एक फ़ोन आता है, टू प्रिपेयर फॉर द एडमिशन ऑफ अ न्यूबॉर्न, कि आपको एक न्यूबॉर्न के एडमिशन के लिए रेडी रहना है। एक एडमिशन आ रहा है विद अपगार स्कोर्स ऑफ 1 and 4, जिसका अपगार स्कोर सिर्फ 1 and 4 है। बच्चा 41 वीक्स जेस्टेशन पे पैदा हुआ, मतलब बच्चा बात है भाई ये तो। इन प्लानिंग फॉर एडमिशन ऑफ दिस न्यू बॉर्न, व्हाट इज़ द नर्सिस हाईएस्ट प्रायोरिटी। अगर ऐसे बच्चे की आप प्लान कर 41 है तो वो नॉर्मल है, उस पर आपको जाने की कोई ज़रूरत है नहीं। आप कहाँ पे जाओगे अभी, अपगार स्कोर के ऊपर जो सिर्फ 1 and 4 आ रहा है ना। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कौन सी प्रायोरिटी, टर्न ऑन द एपनिया एंड कार्डियो रेस्पिरेटरी मॉनिटर्स करना चालू कर रहे हो आप। कनेक्ट द रिससिटेशन बैक टू द ऑक्सीजन आउटलेट्स, set up the intravenous line with IV line 5% dextrose in water, set the radiant warmer control temperature at 36.5 डिग्री सेल्सियस या 36.6 डिग्री फ़ारेनहीट। क्या लगता है आपको, आपको कॉल आया है, ठीक है, आपको आपको कहाँ फोकस देने की ज़रूरत है, जिसका आप अपगार स्कोर 1 and 4 है, क्या करने वाले हो। ये मोस्टली आप सेकंड पे जाने की कोशिश कर रहे हो, सही आंसर है। देखो कौन सा आंसर सही है कि रिससिटेशन बैग को कनेक्ट करके ऑक्सीजन आउटलेट्स का प्रिपरेशन करना। बच्चा जैसे आए हम क्या शुरुआत कर रहे हैं, ऑक्सीजन को देने की शुरुआत हम करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है। चलो देखो अपघात था क्या, वर्जीनिया जो था, वर्जीनिया अपघात, उसने जो है वो अपघात की खोज की थी। अपघात स्कोर के अंदर हम क्या क्या देखते हैं, तो कार्डियो पल्मोनरी एंड न्यूरोमस्कुलर असेसमेंट करते हैं हम न्यूबॉर्न के अंदर थ्रू दी यूजिंग ऑफ दी अपघार स्कोरिंग टेक्निक। क्या करते हैं, कार्डियो पल्मोनरी एंड न्यूरोमस्कुलर, ठीक है, हार्ट के रिलेटेड, लंग्स के रिलेटेड एंड माइंड के रिलेटेड, ब्रेन के रिलेटेड हम असेसमेंट करते हैं। कैसे करते हैं सब देखेंगे। चलो अपघार के अंदर 5 क्राइटेरिया 5 पैरामीटर्स पाए जाते हैं, जैसे कि ए फॉर द अपीयरेंस, कलर देखेंगे, जो रेस्पिरेशन के रिलेटेड है, पी फॉर द पल्स देखें, जो क्रिटिकल पैरामीटर है। ऑप्शन ये ऑप्शन पाया जाता है, MCQ जो है वो कई एग्जाम के अंदर पाया जाता है। क्रिटिकल पैरामीटर ऑफ द अपघात तो क्या आएगा, पल्स। पल्स किसके रिलेटेड है, भी हार्ट के रिलेटेड है। थर्ड वन G फॉर द ग्राइमेंस, मतलब कि रिफ्लेक्स शो अप करता है, वो न्यूरोमस्कुलर के रिलेटेड है।
एक्टिविटी, ए फॉर द एक्टिविटी जो भी न्यूरोमस्कुलर के रिलेटेड जिसको मसल स्टॉम भी बोलते हैं। एंड आर फॉर द रेस्पिरेशन एफर्ट नॉट द रेट जो रेस्पिरेशन के रिलेटेड है। तो रेस्पिरेशन के रिलेटेड 2 क्राइटेरिया 2 पैरामीटर्स है, न्यूरोमस्कुलर के रिलेटेड भी 2 क्राइटेरिया, जबकि हार्ट के रिलेटेड सब सिर्फ 1 क्राइटेरिया। रेस्पिरेशन के लिए क्या आएगा आपका अपीरियंस और रेस्पिरेशन एफर्ट। आपका हार्ट के रिलेटेड क्या आएगा, कार्डियक के रिलेटेड तो पल्स, एंड आपका न्यूरोमस्कुलर के रिलेटेड क्या आ रहा है तो ग्राइमेंस रिफ्लेक्स, एंड दूसरा है एक्टिविटी मसल स्टॉन। चलो देखते हैं स्कोर कौन कौन से दे सकते हैं हम, 0, 1 एंड 2। अपीरियंस कलर देखना है, 0 स्कोर लोइंग स्कोर है तो उस पर बच्चा ब्लू पाया जाएगा। सेंट्रल जो बॉडी है वो भी आपकी ब्लू पाई जाएगी, एंड जो एक्सट्रीमिटी है वो भी आपका क्या पाया जाएगा, ब्लू पाया जाएगा, मतलब सेंट्रल साइनोसिस भी बोल सकते हैं। 1 स्कोर किसको देंगे तो सेंट्रल बॉडी तो पिंक है पर एक्सट्रीमिटी जो है उसकी वो ब्लू है, उसको बोलेंगे एक्रोसाइनोसिस। ये टर्म बार बार पूछी जाती है, सीन इन दी हाइपोक्सेमिया, ठीक है, ये हाइपोक्सेमिया के अंदर पाया जाता है। और 2 स्कोर किसके लिए तो पिंक जो नॉर्मल बेबी है। दूसरा पैरामीटर्स है पल्स का, पल्स जो हमारा क्रिटिकल पैरामीटर्स है उसके अंदर क्या होता है, पल्स 0 के अंदर बिल्कुल एब्सेंट रहता है। दूसरा 1 स्कोर होगा तो 150 से ज़्यादा होगा, और 2 स्कोर होगा तो वो ग्रेटर देन इक्वल 100 से ज़्यादा पाया जाएगा। अभी हम देखें तो ग्राइमेंस जो है वो रिफ्लेक्सेस है, 0 के अंदर नो रिफ्लेक्स, 1 के अंदर वीक रिफ्लेक्स, एंड 2 के अंदर प्रॉपर रिफ्लेक्स पाए जाएंगे। एक्टिविटी फॉर द एक्टिविटी मसल स्टॉन, 0 के अंदर फ्लैसिड लिम्प एक्टिविटी, एकदम जो बोलते हैं ना स्टिफ एक्टिविटी जो है देखने को बिल्कुल नहीं करेगा, नो मूवमेंट, नो मसल स्टॉन देखने को मिलेगा। 1 के अंदर मिनिमल मसल स्टॉन देखने को मिलेगा, जैसे बच्चा एक फ्लेक्शन एंड एन एक्सटेंशन जो है वो करता देखने को मिलेगा, एंड 2 के अंदर एकदम प्रॉपर मसल स्टॉन पाया जाएगा। नेक्स्ट वन इज दी रेस्पिरेटरी एफर्ट्स, ठीक है, यहाँ पर रेस्पिरेटरी रेट नहीं है, वरना होता तो हम लिखते हैं यहाँ पे 30 to 60 ब्रीज पर मिनट ऐसा सब है ना, नो रेस्पिरेटरी रेट, पर यहाँ पे एफर्ट्स है तो एफर्ट्स के लिए हम क्या चेक करते हैं, क्राई से चेक करते हैं। 0 है बच्चा नो क्राई करेगा, 1 है वीक क्राई करेगा, 2 है तो विगोरियस क्राई करेगा, इट मीन्स बच्चा जोर जोर से जो है वो रोएगा। चलो ये आपका क्लियर होगा। इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे स्कोर्स फाइंड आउट करने को भी पूछे जाता है, तो ये टेबल आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हाइपोथर्मिया जो है वो पेरीफेरल वासोकंस्ट्रिक्शन की वजह से देखने को मिलता है। हाइपोथर्मिया क्यों देखने को मिलता है भाई, पेरीफेरल वासोकंस्ट्रिक्शन की वजह से वो देखने को मिलता है। 7 to, अभी अबगार स्कोर के स्कोर के बारे में बात करें तो अगर 7 to 10 स्कोर आएगा, मतलब 2 वाला जो बॉक्स था उसमें से ये देखने को मिलेगा, तो वो माइल्ड प्रॉब्लम होगा, उसके अंदर आप रूटीन केयर करके छोड़ दोगे। 4 to 6 स्कोर मिला तो वो मॉडरेट प्रॉब्लम है, उसके अंदर आप रूटीन केयर दोगे प्लस ऑक्सीजन दोगे और आप बच्चे को रीअसेस करोगे, फिर से स्कोर चेक करोगे। अगर स्कोर लेस देन 4 पाया जाता है तो वो सीवियर प्रॉब्लम है, जिसके अंदर आप CPR दोगे बच्चे को। और हमारा क्वेश्चन भी यही था, आप NICU के अंदर आप नर्स हो और आपका बच्चा जो अभी आपका एडमिशन के लिए आ रहा है उसका सिर्फ और सिर्फ 1 and 4 एस्पिरेशन 1 and 4 रेट आया है, अभी स्कोर आया, तो आप क्या किया, आपने रिससिटेशन के लिए ऑक्सीजन आउटलेट और सब रेडी कर दिया था, CPR देना था, चलो गुड। अभी इसके अंदर हम क्या करने वाले थे, नियोनेटल रेस्पिरेशन, नियोनेटल रिससिटेशन करेंगे, है ना। अबगार स्कोर कब कब चेक करते हैं, 1 मिनट, 5 मिनट एंड 10 मिनट्स में। उसमें से सबसे बढ़िया अबगार स्कोर का स्कोर आप किसको मान सकते हैं, ये परफेक्ट है तो 5 मिनट वाले का आप मान सकते हो, क्योंकि 1 मिनट के अंदर आप देखोगे तो बच्चा तब तो खुद पहले तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो है वो सर्वाइव करने की कोशिश करता है, उसको गेन अप करने की कोशिश करता है। 5 मिनट्स तक ओके होता है, तो 5 मिनट्स का आप जो है वो अच्छा मान सकते हो। 1 मिनट, 5 मिनट एंड 10 मिनट याद रखना। नियोनेटल रिससिटेशन जो टेक्निक है वो यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू एम्स है, अकॉर्डिंग टू AH है, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, IAP है, इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, NNF है, नेशनल नियोनेटोलॉजी फॉर्म, एंड NSS के है नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत क्या देखा जाता है, क्या काम है उसका हॉस्पिटल में, तो जो लेबर रूम और NICU में जो स्टाफ काम करते हैं उसको ट्रेनिंग देने का काम करता है। ये सब के अकॉर्डिंग हम जो है वो NR को पढ़ेंगे, नियोनेटल रिससिटेशन को, मतलब आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड बिल्कुल कोई कन्फ्यूज़न ही ना रहेगी, ये डेटा बराबर है या हम इस बुक से पढ़े या इस बुक से पढ़े, बराबर ये एकदम करेक्ट है। ये जो है वो IHA, IAP, NNF और NSS के अकॉर्डिंग लिया गया डेटा है, तो आपको कहीं पे भी घूमने की ज़रूरत नहीं है। NRP, नियोनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम,
उसके अंदर हम एक ट्रायंगल को देखते हैं, वो ट्रायंगल TABC प्रोटोकॉल को दिखाता है। TABC प्रोटोकॉल का मतलब है, T मतलब कि थर्मल केयर करेंगे, A मतलब फिर हम उसका एयरवे देखेंगे, B हम उसका ब्रीदिंग देखेंगे, और C हम उसका सर्कुलेशन जो हम CPR भी देख सकते हैं, और लास्ट का जो D है वो ट्रायंगल से बाहर है, तो D में आता है ड्रग। ड्रग क्या हम देते हैं इसके अंदर? एड्रीनालिन। तो एड्रीनालिन का डोज और सब भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। चलो क्लियर है TABC के बारे में, थर्मल केयर, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन बाहर की, और एक D फॉर दी ड्रग, उसमें एड्रीनालिन ड्रग। चलो देखो टी में हम क्या करेंगे? थर्मल केयर के लिए बच्ची को ड्राई करेंगे, रैप करेंगे, कवर करेंगे। उसको अभी बात करवाने की 24 से 48 घंटे तक कोई ज़रूरत नहीं है। एयरवे के लिए हम बच्चे को सुपाइन रखेंगे, उसका नेक थोड़ा स्लाइटली एक्सटेंड करेंगे और सक्सन करेंगे माउथ एंड दी नोज़ में से। B फॉर ब्रीदिंग के लिए हम उसको ऑक्सीजन देंगे नेजल प्रोंग्स के थ्रू, उससे भी ठीक नहीं हो रहा है हम CPAP से देंगे, उससे भी नहीं हो रहा है हम ET ट्यूब का यूज़ करेंगे, बराबर। एंड C फॉर द सर्कुलेशन मतलब हम क्या देंगे? CPR देंगे। D में ड्रग में हम एड्रीनालिन देंगे। चलो नाइस। अभी देखते हैं कि बेबी के डिलीवर होने के बाद हम 3 क्वेश्चंस पूछते हैं। बेबी के डिलीवर होने के बाद कितने क्वेश्चन पूछेंगे? 3 क्वेश्चन। पहला हम पूछेंगे कि जेस्टेशन कितना है, जब बच्चा डिलीवर हुआ वो टर्म है, प्री टर्म है, कौन सा है भी। फिर दूसरा हम पूछेंगे उसका मसल टोन कहता है, एक्टिविटी पाई जा रही है नहीं पाई जा रही है। थर्ड हम पूछ लेंगे कि बच्चा जन्म किया उसके बाद वो बच्चा तुरंत रोया था या नहीं रोया था। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन पूछेंगे। अगर तीनों का आंसर हमें यस मिलता है कि भाई बच्चा टर्म है, उसकी मसल्स टोन भी ओके है, वो अच्छे से क्राई भी किया था, तो हम छोड़ देंगे बच्चे को। भाई ठीक है भाई, बच्चा तो आपका नॉर्मल है, जाओ जल्द से करो, ले जाओ उसको, मम्मी को दे दो उसको, है ना, खुशियाँ मनाओ। ओनली रूटीन केयर करके बच्चे को दे देंगे। बट अगर हमको मिलता है कि बच्चा प्रीटर्म है, बच्चे की मसल्स टोन ठीक नहीं है, वो जन्म के तुरंत बाद रोया भी नहीं था, आंसर नो मिल रहा है, तो हम बच्चे को फिर से असेस करेंगे। बच्चे को जो है क्या करेंगे, तो असेस करने में हम देखेंगे कि उसका जो हार्ट रेट था वो 100 से ज़्यादा पाया गया था, लेबर ब्रीदिंग पाया गया था, और साइनोसिस था, तो हम उसके अंदर ऑक्सीजन देंगे नेजल प्रोंक्सन CPAP के थ्रू। अगर हार्ट रेट जो है वो लेस देन 100 पाया गया तो हम उसके अंदर PPV देना चालू होंगे, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, 30 सेकेंड्स के लिए। फिर से हमने PPV दे दिया 30 सेकेंड्स के लिए, फिर से असेस करेंगे। हार्ट रेट अगेन 100 से ज़्यादा हो गया, हम फ्री फ्लो ऑक्सीजन रूटीन केयर करके बच्चे को दे देंगे। यहाँ पे फिर से PPV दिया, फिर भी हार्ट रेट 60 से 100 आ रहा है, तो हम कंटिन्यू करेंगे PPV को नेक्स्ट 30 सेकेंड्स तक। और ये जो 60 to 100 है, मतलब कौन सा क्राइटेरिया है, वो ब्रेडिकार्डिया शो अप कर रहा है। और अगर यहाँ पे फिर से 60 से लेस देन हार्ट रेट अभी भी मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे? CPR देने का शुरुआत कर देंगे। और when फाउंड, और सिवियर ब्रेडिकार्डिया ये हम बोल सकते हैं इसको, 60 से 100 को हम ब्रेडिकार्डिया बोल देते हैं, लेस देन 60 को हम सिवियर ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे। फिर से 30 सेकेंड CPR दिए, फिर से 30 सेकेंड्स के बाद इस बच्चे को हम रीअसेस करेंगे। तो फिर से हम हार्ट रेट से शुरुआत किया, अभी हार्ट रेट 100 से ज़्यादा हो गया, रूटीन केयर दे दो, छोड़ दो बच्चे को। अभी भी हार्ट रेट 60 से 100 है, आपको CPR बंद करना है, PPV कंटिन्यू करके छोड़ देना है। अभी भी हार्ट रेट 60 से कम आ रहा है, CPR दे दिया, PPV कर दे, सब कुछ फिर भी, तो अभी फिर से आपको जो है CPR और PPV कंटिन्यू करना है। और अभी आपको एड्रीनालिन ड्रग जो है वो देना शुरुआत करना है। एड्रीनालिन ड्रग का डाइल्यूशन कितना? 1 gem 10,000, या आंसर ये आपको बार बार पूछा जाता है, तो याद रखना नियोनेट के अंदर कितना डाइल्यूशन रेडी करते हैं, कितना कंसेंट्रेशन? 1 gem 10,000 करता है, जिसके अंदर एड्रीनालिन 1 ml होता है और NS 9 ml होता है। C मतलब कि एड्रीनालिन का जो है वो 10 गुना हमें क्या लेना है? NS लेना है। देखो अगर आप एड्रीनालिन 0.1 ml लेते हो, NS आपको 9 ml लेना है, 0.9 ml लेना है। एड्रीनालिन आप 0.1 ml लेते हो, NS आपको 0.9 ml लेना है। एड्रीनालिन आप 0.2 ml लेते हो तो NS आपको 1.8 ml है। एड्रीनालिन आप 0.3 ml लेते हो, NS आपको 3.7 ml लेना है। एड्रीनालिन आप 0.4 ml लेते हो, NS आपको 3.6 ml लेना है। कट क्लियर है? नॉर्मल डाइल्यूशन कितना? 1 gem 10,000। 1 ml आप क्या लोगे? एड्रीनालिन। 9 ml आप क्या लोगे? NS। एड्रीनालिन आप 0.1 ml लेते हो, NS आप 0.9 ml लोगे। एड्रीनालिन आप 0.2 ml लेते हो, एड्रीनालिन आप 1.8 ml लोगे। एड्रीनालिन आप 0.3 ml लेते हो तो NS आप 2.7 ml है। एड्रीनालिन आप 0.4 ml लेते हो तो NS आप 3.6 ml लोगे। ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एड्रीनालिन का 10 गुना हम क्या लेंगे? NS लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो देखो। द डेवलपमेंट स्टार्ट्स विद द हेड। डेवलपमेंट स्टार्ट होता है हेड से और ग्रेजुअली प्रोसीड्स टू द टेल पोर्शन।
टेल पोर्शंस तक जो ये चलता है। दिस प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड सिफेलोकोडल डेवलपमेंट, प्रॉक्सिमो डिस्टल, जनरल तो स्पेसिफिक है, अकॉर्डिंग टू एज है। तो ये कौन सा है, सिफेलो है, और हमारी जो स्पाइनल कोड का एंडिंग पार्ट उसको बोलते हैं कोडल पार्ट, है ना। यहाँ पे बोला ना टेल पोर्शन, तो वो पार्ट है, तो बोलते हैं इसको हम सिफेलोकोडल डेवलपमेंट। मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट है। चलो नाइस। चलो देखो, हेड को बोले सिफेलो, टो जो है वो देखिए टेल पोजीशन, कोडल तक, न्यूबॉर्न जो है उसके अंदर किडनी कैसी होती है, तो इमेज, ये दूसरी थी। और ये थोड़ा ध्यान देख के पढ़ना, किडनी जो होती है न्यूबॉर्न की वो इमेच्योर रहती है, तो अगर वो इमेच्योर होगी तो डाइल्यूटेड यूरिन मिलेगा। फर्स्ट वीक 7 डेज वेट लॉस होगा बच्चे का, क्योंकि डाइल्यूटेड यूरिन है, 10% वेट लॉस होता है बच्चे का, क्योंकि तब बच्चे की किडनी इमेच्योर होती है। फिर धीरे धीरे किडनी मैच्योर होना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो 7 डेज तक बच्चे का कितना, ग्रेटर देन 10% से ज़्यादा वेट लॉस होता है। फिर वही बच्चा फिर से नेक्स्ट 7 to 10 डेज में 10% जो वेट उसने जो खोया वो रिगेन करने की कोशिश कर देता है। नॉर्मली न्यूबॉर्न्स लॉस वेट इन फर्स्ट वीक 7 डेज में कितना वेट लॉस होता है बच्चे का, 1% ऑफ बर्थ वेट, 5% ऑफ बर्थ वेट, 10% ऑफ बर्थ वेट, या 20%। अभी हमने देखा कितना नॉर्मली होगा, क्योंकि इमेच्योर किडनी होती है उसकी वजह से डाइल्यूशन यूरिन ज़्यादा देखने को मिलता है। तो कितना होता है 10% ऑफ बर्थ वेट, कितना, ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट। ओके चलो नेक्स्ट देखो कि SC मतलब हम देख रहे बच्चे का हेड सर्कमफेरेंस, बराबर है। यहाँ बीच से हम देंगे, पीछे से कान के ऊपर से ऑक्सीपिटल तक हम उसको पूरा मेज़र करेंगे। उसको हम OFC भी बोल सकते हैं, ओरोफ्रंटल सर्कमफेरेंस, बराबर, ओरोफ्रंटल सर्कमफेरेंस। कैसे हम देखेंगे, क्रॉस स्ट्रैप मेजरमेंट करेंगे। कितने बार करना है आपको, 3 टाइम करके देखना है। ग्रेटर देन 24 आवर ऑफ दी बर्थ जब हो तब हम करना है, मतलब बच्चे 24 घंटे से ज़्यादा हो जाए, एक दिन का बच्चा हो जाए, फिर करना है। कितना नॉर्मली पाया जाता है, 30 to 35 सेंटीमीटर जो है वो नॉर्मली होता है। और 1 ईयर का जब बच्चा हो जाता है तो ये हेड का सर्कमफेरेंस हो जाता है 45 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें बच्चे की, तो वो बच्चे में जो है 31 to 33 सेंटीमीटर होता है। 1 ईयर का बच्चा हो जाता है वो भी 45 सेंटीमीटर होती है। मतलब 1 ईयर का बच्चा जब हो जाता है, हेड सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू चेस्ट सर्कमफेरेंस, क्योंकि 1 ईयर पे हेड सर्कमफेरेंस भी 45 सेंटीमीटर है, चेस्ट सर्कमफेरेंस भी 45 सेंटीमीटर है। हेड सर्कमफेरेंस एट द टाइम ऑफ बर्थ कितना होता है, 33 to 35 सेंटीमीटर। चेस्ट कितना होता है, 31 to 33 सेंटीमीटर। चलो नाइस। हाइड्रोसिफेलस किसको बोलते हैं, जिसके अंदर बच्चे के सिफेलो के अंदर, मतलब हेड कैविटी के अंदर, ब्रेन कैविटी के अंदर फ्लूइड पाया जाए। न्यूबॉर्न और इन्फेंट में हेड सर्कमफेरेंस 2 वीक में, बराबर, उसमें हेड सर्कमफेरेंस कितना देखने को मिलेगा, ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गया तो, ठीक है। 2 वीक में अगर ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब बच्चे में क्या है भाई, हाइड्रोसिफेलस है। ये हमको हेड सर्कमफेरेंस के मेजर के थ्रू सिखाया है कि कितना होगा। व्हाट इज़ द आइडियल एवरेज न्यूबॉर्न्स हेड सर्कमफेरेंस एट बर्थ, एट बर्थ के टाइम कितना होता है हेड सर्कमफेरेंस नॉर्मली, 15 सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, या 75 सेंटीमीटर। कितना पाया हमने, 33 to 35 सेंटीमीटर नॉर्मल होता है। क्रॉस स्टेप के मेज़र करेंगे, 3 बार उसको लेके फिर हम कंफर्म बोलेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, बराबर है। ओके चलो, द लेंथ ऑफ द हेल्दी नॉर्मल बेबी इज, लेंथ कितनी होती है, 6 to 18 इंच, 18 to 20 इंच, 20 to 40 इंच, या फिर 8 to 10 इंच। भाई नॉर्मली बेबी क्या, हेल्दी बेबी है तो लेंथ कितनी पाई जाएगी, मीन्स कितनी पाई जाएगी, तो 18 to 20 इंच जो है वो लेंथ पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 18 to 20 इंच लेंथ पाई जाती है। बच्चा 2 ईयर्स से कम होता है तब तक हम लेंथ बोलते हैं। 2 ईयर्स से ज़्यादा हो जाए बच्चे का तो क्या बोलेंगे हम, हाइट मेजरमेंट बोलेंगे। सी, बच्चे का लेंथ कैसे देखेंगे, बच्चे को सुलाएंगे सुपाइन पोजीशन के अंदर और असेस करेंगे। लेस देन 2 ईयर तक इन्फेंटोमीटर के मेज़र से हम करेंगे। स्टैंडिंग पोजीशन में हम जो करते हैं तो मेज़रमेंट, तो उसको बोलते हैं हाइट, और वो होता है स्टेडियोमीटर की मदद से। चलो, नॉर्मली लेंथ होता है 45 to 55 सेंटीमीटर, एवरेज मेज़रमेंट होता है 50 सेंटीमीटर। हमको इंच के अंदर पूछा था इसलिए हमने लिखा 18 to 20 इंच, याद रखना है। 50% लेंथ इंक्रीज़ होता है 1 ईयर एज के अंदर, मतलब 50 + 25 तो हो गया 75 सेंटीमीटर। फिर हो जाता है यहाँ पे 2 ईयर के अंदर 87 सेंटीमीटर, 3 ईयर के अंदर 96 सेंटीमीटर, 4.4 to 4.5 ईयर के अंदर डबल देखने को मिलता है लेंथ,
बराबर। बर्थ से डबल देखने को मिलता है और ट्रिपल होता है 13 ईयर पे, और ट्रिपल लेंथ कब हो जाता है 13 ईयर पे, याद रहेगा। ठीक है, चलो नॉर्मली लेंथ होता है कितना है 45 to 55 सेंटीमीटर, एवरेज ले लिया हमने 50 सेंटीमीटर। इंच में पूछे तो 18 to 20 इंच होता है। जब 1 ईयर का बच्चा हो जाए तो जो नॉर्मली उसका जो लेंथ था उससे 50% इंक्रीज़ होता है, तो 50 + 25 75 सेंटीमीटर। 2 ईयर का 87 सेंटीमीटर, 3 ईयर पे 96 सेंटीमीटर। 4 to 4.5 ईयर के बच्चे का जो लेंथ है वो बर्थ के टाइम से डबल हो जाता है, और 13 ईयर का बच्चा जब होगा तो वो ट्रिपल लेंथ पाई जाती है, 4 गुना लेंथ कभी भी होती नहीं है। तो बर्थ पे जो है 45 to 55 सेंटीमीटर या 40 to 55 सेंटीमीटर। 4 ईयर का जब बच्चा होगा तो दुगनी लेंथ पाई जाएगी, और 13 ईयर का बच्चा होगा तो ट्रिपल लेंथ पाई जाएगी। वेट एंड लेंथ ऑफ अ नॉर्मल full term baby with birth weight of 3 kilogram at 1 year of ages are expected to be, weight and length of a normal full term baby जिसका बर्थ वेट 3 किलोग्राम है 1 ईयर एजेस पे, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्या पाया जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला है, वेट एंड लेंथ ऑफ अ नॉर्मल फुल टर्म बेबी। उसका वेट पूछा है जो 3 किलोग्राम दिया हुआ था बर्थ के टाइम पे, तो अभी 1 साल पे वेट कितना हो जाएगा, ट्रिपल, इट मीन्स 3 3 ज़ा 9, तो 9 किलोग्राम। और नॉर्मली कितना होता है भाई हाइट 40 to 55 सेंटीमीटर, तो वो कितना हो जाता है 1 ईयर पे डबल होता है, तो वो कितना होगा 50%। यस, तो 50 + 25 ऐसा किया था हमने 75 सेंटीमीटर, तो कौन सा आंसर सही रहेगा, ऑप्शन नंबर बी 9 किलोग्राम उसका 1 ईयर पे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू 3 किलोग्राम बर्थ वेट होगा, और हाइट कितनी होगी 1 ईयर पे उसकी 75 सेंटीमीटर। चलो ऑप्शन बी सही है, क्लियर। चलो नेक्स्ट, वेट कितना होता है नॉर्मली, तो 2.5 किलोग्राम नॉर्मली होता है। 25 to 30 ग्राम पर डे जब बच्चा 3 मंथ्स का होता है वेट गेन करता है, इट मीन्स कि 400 ग्राम पर मंथ इंटू 3 मंथ्स वो बच्चा ऐसे ही वेट गेन करता रहता है। डबल कब हो जाता है वेट 5.5 मंथ्स पे, एंड ट्रिपल कब होता है 1 ईयर पे। 4 गुना कब होता है 2 ईयर पे, 5 गुना होता है 3 ईयर पे, और 7 गुना होता है 5 ईयर पे। 2.5 किलोग्राम नॉर्मल है, 25 से 30 ग्राम पर डे 3 मंथ्स तक बढ़ता है, इट मीन्स 400 ग्राम पर मंथ 3 महीने तक ऐसे ही बढ़ता है। 5.5 महीने पे बच्चे का जो वजन है वो डबल होता है, 1 ईयर पे ट्रिपल होता है, 2 ईयर पे 4 गुना, 3 ईयर पे 5 गुना, और 5 ईयर पे 7 गुना होता है। अभी देखो आप बच्चे का वेट मेजरमेंट कैसे करोगे, बीम बैलेंस की मदद से, वेट मशीन की मदद से, और सॉल्टर्स के जो एक थैली के जैसा होता है उसको लटका दो कहीं पे भी, और आप उसमें से बच्चे को रख दो, और उसका वेट जो है वो बीच में एक मेजरमेंट दिया होगा उसमें आप दिखेगा। ठीक है, तो वो चीज़ें है इसके अंदर। तो ये चीज़ जो है वो कम्युनिटी में यूज़ होती थी मोस्टली, जो सॉल्टर्स कह ले वो वाली। अभी fetal growth below the 10th percentile in terms of weight is known as below 10th percentile, उसको क्या बोलेंगे, प्रीटर्म बेबी, प्रीमेच्योर बेबी, लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज या स्मॉल फॉर जेस्टेशन। तो इसके अंदर 3 क्राइटेरिया आता है, ये सब बिलो 10th परसेंटाइल, एक होता है 10 to 90 परसेंटाइल, ये जो एक होता है 90 परसेंटाइल से ज़्यादा। अगर बच्चा 10 परसेंटाइल से छोटा है बराबर, बिलो है उसका ग्रोथ, तो इसका मतलब है स्मॉल फॉर जेस्टेशन। 10 to 90 परसेंटाइल है मतलब वो नॉर्मल है, और 90 से ज़्यादा है तो लार्ज फॉर जेस्टेशन। यहाँ पे बिलो 10 परसेंटाइल क्या आएगा, या स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो यहाँ पे करेक्ट रहेगा, सी है। ओके, चलो देखो वेट 2.5 से 4 किलोग्राम उसको हम नॉर्मल बोल सकते हैं। LBW किसको बोलेंगे, लो बर्थ वेट बेबी जिसका वेट 2.5 किलोग्राम से कम है। वेरी लो बर्थ वेट बेबी VLBW मतलब जिसका वेट 1.5 किलोग्राम से कम है। और ELBW एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी मतलब जिसका वेट 1 किलोग्राम से भी कम है। अगर बच्चे का वेट 4 किलोग्राम से ज़्यादा होगा तो उसको हम बोलेंगे मैक्रोजोमिया। ठीक है, और ऐसा बच्चा डायबिटिक मदर वाले जो बेबी है, डायबिटिक मदर का जो बेबी होगा उसके अंदर जो है मैक्रोजोमिक बेबी पाया जाएगा। अकॉर्डिंग वेट अकॉर्डिंग टू जेस्टेशनल एज हम देखें तो परसेंटाइल के अकॉर्डिंग अभी हमने बात की वही बात, वेट अगर लेस देन 10% अकॉर्डिंग टू जेस्टेशनल एज है उसको हम बोलेंगे स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज। अगर 10 to 90 परसेंटाइल है बोलेगा अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज। अगर वेट 90 परसेंटाइल से ज़्यादा है तो हम बोलेंगे लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज। चलो सब बात क्लियर है। लो बर्थ वेट बेबी, वेरी लो बर्थ वेट बेबी एंड एक्सट्रीम लो बर्थ वेट बेबी,
स्मॉल जेस्टेशनल एज क्या होता है, अप्रोप्रिएट फॉर जेस्टेशनल एज क्या है, और लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज क्या है। नाइस। चलो, बर्थ वेट ट्रिपल्स बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट कब होता है, बर्थ वेट ट्रिपल्स कब होता है भाई, यस कब होता है, तो 12 मंथ्स पे जो है वो बर्थ वेट ट्रिपल होता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नाइस। व्हाट इज़ द एवरेज वेट गेन ऑफ द नियोनेट पर डे बच्चा कितना वेट गेन करता है, 5 से 10 ग्राम, 100 से 150 ग्राम, 25 से 30 ग्राम, या फिर 50 से 60 ग्राम, कितना करता है, यस 25 से 30 ग्राम बच्चा जो है वो रोज का पर डे का जो है वो वेट गेन करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, 25 से 30 ग्राम बच्चा रोज जो है वेट गेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज असेसिंग न्यूबॉर्न आफ्टर सर्कमसीजन एंड नोट्स दैट द सर्कमसाइज जो एरिया है वो रेड पाया जा रहा है विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लडी ड्रेनेज, वहाँ पे थोड़ा सा ब्लडी ड्रेनेज भी जो है वो छोटे से अमाउंट में ही पाया जा रहा है। विच नर्सिंग एक्शन इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट, यहाँ पे कौन सा नर्सिंग एक्शन अप्रोप्रिएट रहेगा, अप्लाई जेंटली प्रेशर करोगे आप क्योंकि आप ब्लड निकल रहा है, री इन्फोर्स करोगे ड्रेसिंग्स को, डॉक्यूमेंट करोगे फाइंडिंग्स को, या फिर कॉन्टेक्ट द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। सर्कमसिजन एक प्रकार की एक सर्जरी है जो पेनिस का किया जाता है, ठीक है। और तो इसके अंदर जो है जब सर्जरी के बाद वहाँ पे आपको रेड एरिया दिखना और थोड़ा सा ब्लडी ड्रेनेज दिखना, ये नॉर्मल बात है, ये कोई बड़ी सी घबराने वाली या कोई बोलते हैं कि एबनॉर्मल बात नहीं है। तो इसको आप जब जस्ट डॉक्यूमेंट करके छोड़ दोगे तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। करेक्ट। चलो देखते हैं, अगर बेबी बॉय है तो उसके अंदर यूरोजेनाइटल एनोमलीज के अंदर कितनी कंडीशन देखने को मिलती है। एक तो एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर देखने को, ये सारी एबनॉर्मल कंडीशन है बेबी बॉय के अंदर देखने को मिलता है। एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर तो दोनों के अंदर देखने को मिलती है। यस, फिमोसिस बेबी बॉय के अंदर देखने को मिलेगा, एपिस्पाइडियासिस बेबी बॉय के अंदर, हार्पोस्पाइडियासिस भी बेबी बॉय, एंड पैराफिमोसिस भी बेबी बॉय के अंदर। देखो, एक बताया आपको, एक फोर स्किन और एक ग्लैंस पेनिस है, और फोर स्किन जो है वो अनेबल टू रिट्रैक्ट रहती है किसके अंदर, फिमोसिस के अंदर, ठीक है। और दूसरा ये माइनर प्रॉब्लम होती है ये, तो अब हम क्या करेंगे, तो जाइलोकाइन जेली लगाएंगे, फोर्सेप्स से धीरे धीरे उस जो चमड़ी है उसको ओपन करने के, ऐसे 2-3 बार करने की कोशिश करेंगे। अगर स्किन ओपन हो गई, बच्चा जो है वो अच्छे से यूरिन पास कर देगा। अभी इस इमेज के अंदर आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ यहाँ पे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर पाया दिख रहा है, देखो दिख रहा है, ये वाला बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आगे की ओर, ठीक है। तो वो कब होता है, यूरिन पास तो करने की कोशिश कर रहा है पर बाहर नहीं आ रहा है क्योंकि स्किन रिट्रैक्ट है, पीछे नहीं खिंच रही है, आगे आके फिर पीछे नहीं जा रही है वो, तो ऐसा हो गया है। तो उसके अंदर क्या पाया जाएगा आपको, यस वो यूरिन जो है उसका बल्ब लाइक फॉर्मेशन आगे हो गया है क्योंकि वो नहीं बाहर निकल रहा है, ठीक है। चलो देखो, तो माइनर प्रॉब्लम है, इससे ठीक हो जाता है फोर्सेप्स की मदद से, तो वो ओके। पर अगर नहीं हुआ तो सीवियर प्रॉब्लम होगी तो सर्जरी करनी पड़ेगी, और उसी सर्जरी को हम क्या बोलते हैं, फोर स्किन को काटना, मतलब सर्कमसिजन। कुछ कम्युनिटी में ये कंपलसरी की जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल मुस्लिम कम्युनिटी में, राइट। चलो आप आगे एपिस्पाइडियासिस। एपिस्पाइडियासिस का मतलब यूरेथ्रल ओपनिंग जो है वो पेनिस की आगे की साइड होना चाहिए, है ना, वो नहीं होता है। एपिस्पाइडियासिस में यूरेथ्रल ओपनिंग जो होता है वो पेनिस के ऊपर की साइड आ जाता है, ठीक है। तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है। और हाइपोस्पाइडियासिस में जो यूरेथ्रा का ओपनिंग वो पेनिस के नीचे पाया जाता है, वेंट्रल सरफेस में पाया जाता है, मतलब जो यूरिन है वो कहाँ पे पास होगा, आपकी थाई की ओर पास होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना है। एपी मतलब अपॉन की साइड, मतलब कि पेनिस के ऊपर की साइड, मतलब कि डोर्सल सरफेस पे, और हाइपोस्पाइडियासिस मतलब यूरेथ्रल ओपनिंग कहाँ पे पाया जाता है, तो वेंट्रल सरफेस पे पाया जाता है। एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर का मतलब होता है जो ब्लैडर है वो पूरा बाहर हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बस ये पहला सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। देखो, कोई भी सेशन एकदम धीरे से बिल्कुल नहीं चलेगा क्योंकि योर्स नॉसेट डेट इज़ वेरी नियर, है ना, 12 सितंबर, तो कोई धीरे धीरे नहीं चलेगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ही होगा। यहाँ पे आपको सिर्फ रिवीजन करना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू नॉर्सेट 11 क्रैकिंग स्ट्रेटेजीज। थैंक यू सो मच।